नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर। यहाँ पर हमने करंट अफेयर को भी टू द पॉइंट समझाया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। भू निम्नीकरण को कम करने के लिए वैश्विक पहल की शुरुआत की गई है। इसका पहला पॉइंट है, यह पहल G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में आरंभ की गई है। भू निम्नीकरण को कम करने के लिए वैश्विक पहल, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन रिड्यूसिंग लैंड डिग्रेडेशन। इसको इंग्लिश में भी याद रखें, क्योंकि पुराने पेपर में जब देखा गया है यूपीएससी के, उन्होंने हिंदी अनुवाद ना करके जो इंग्लिश में लिखा हुआ है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन रिड्यूसिंग लैंड डिग्रेडेशन, उसी को देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो इसको इंग्लिश में भी याद रखें। चलिए इसके पॉइंट समझते हैं। इसका उद्देश्य G20 सदस्य राष्ट्रों में और विश्व स्तर पर भू निम्नीकरण की रोकथाम करना और मौजूदा ढांचे के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना। यह अन्य सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि पर संभावित प्रभाव को ध्यान में रखेगा। अगला पॉइंट है, भारत में लगभग 29% भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। अगला पॉइंट है, भारत संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण की रोकथाम हेतु अभी समय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का हस्ताक्षरकर्ता देश है। चलिए इसमें आए हुए कीवर्ड को समझते हैं। इसमें एक है सबसे पहले भू निम्नीकरण। ये आपकी भूगोल की NCERT किताब में अच्छे से समझा रखा है, इसलिए इसको आप वहाँ से वापस देखिए, जिससे आपका रिवीजन भी होगा और करंट अफेयर भी आपका छोटा हो जाएगा, जिससे जब आपका प्री का एग्ज़ाम होगा तो आपको बर्डन नहीं रहेगा कि मुझे इतना सारा करंट अफेयर याद करना है, और अच्छे से रिवीजन हो पाएगा। इसी के साथ G20 है, ये IR के आपके टॉपिक है, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनमें ये आपने पढ़ा हुआ होगा, वहाँ से आप इसका रिवीजन करें। इसके साथ ही सतत विकास लक्ष्यों का आपको रिवाइज करना है, और साथ ही एक और कन्वेंशन इसमें आया गया है, भारत संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए अभी समय, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का हस्ताक्षरकर्ता देश है। ये आपको इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की जो आपके पास रेफरेंस बुक है, उसमें इसके बारे में विस्तृत दे रखा है, तो वहाँ से वापस से आप इसको रिवीजन करें। इस तरह आपका करंट अफेयर का छोटा भी हो जाएगा। साथ ही जब आप मेंस का एग्ज़ाम देंगे तो करंट अफेयर को किस तरह से आपके जो बेसिक सब्जेक्ट है उससे जोड़ना है, वो भी आप इसमें समझ पाएंगे। चलिए अगली न्यूज़ डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है, भारत का लक्ष्य वर्ष 2020 तक भू निम्नीकरण तटस्थ स्थिति लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करना है, जिससे भूमि के क्षरण में हो रही वृद्धि को भूमि में सुधार से प्राप्त होने वाले लाभों द्वारा कम किया जा सके। चलिए अगली खबर को डिस्कस करते हैं। जो G20 की बैठक हुई है, उसी में एक और इनिशिएटिव लिया गया है, एक और पहल शुरू की गई है, जिसका नाम है कोरल रीफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म। चलो इसके पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है इसका उद्देश्य प्रवाल भित्ति संरक्षण, पुनर्स्थापन और अनुकूलन के सभी स्तरों में अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण के संवर्धन के लिए एक वैश्विक अनुसंधान व विकास कार्य सर्जित करना है। इसका अगला पहल है, प्रवाल भित्तियाँ सर्वाधिक जैव विविधता पूर्ण और उत्पादक पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रवाल भित्तियाँ तट रेखा के लिए प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करती है और तूफान व चक्रवात आदि से होने वाली क्षति, बाढ़ इत्यादि से उसकी रक्षा भी करती है। नेक्स्ट, प्रवाल भित्ति CO2 का भी अवशोषण करती है। अगला पॉइंट है, भारत में प्रवाल भित्तियाँ कच्छ की खाड़ी में है, मन्नार की खाड़ी में है, अंडमान निकोबार में है, लक्षद्वीप समूह में है और मालवण जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है वहाँ पर पाई गई है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यूपीएससी में पूछा गया है कि भारत में कहाँ कहाँ पर कोरल रीफ या प्रवाल भित्तियाँ पाई गई है, तो ये आपको याद रखने, ये नाम कच्छ की खाड़ी, मन्नार, कूट में पूछा गया है। सेलेक्ट करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन से कथन सही है, पहला दूसरा। और साथ ही इसमें आया है प्रवाल भित्तियाँ, तो ये आपको पर्यावरण और पारिस्थितिकी की किताब में इसके बारे में विस्तृत से पढ़े, या फिर ज्योग्राफी है आपकी भूगोल,
वहाँ के नोट्स हैं या एनसीईआरटी है, वहाँ से भी इसके प्रवाल भित्तियों के बारे में पढ़ें, कितने प्रकार की होती है, इनकी क्या क्या सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय फ़ायदे हैं, उनके बारे में पढ़ें। अगली न्यूज़ डिस्कस करते हैं। विद्युत मंत्रालय ने विद्युत उपभोक्ताओं के नियमन 2020 ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर रूल 2020 का प्रारूप जारी किया है। इसका पहला पॉइंट है, इन नियमों का उद्देश्य प्रमुख सेवाओं की पहचान करना, इन सेवाओं के संबंध में न्यूनतम सेवा स्तर और मानकों को निर्धारित करना तथा उपभोक्ताओं के अधिकारों के रूप में उन्हें मान्यता प्रदान करना है। अगला पॉइंट, जहां विद्युत अधिनियम 2003 में एक उपभोक्ता चार्टर यानी कि कंज्यूमर चार्टर है, वहीं यह नवीनतम प्रारूप उपभोक्ताओं को सशक्त करता है तथा उनके लिए आपूर्ति संबंधी नए अधिकार भी प्रस्तुत करता है। अगला पॉइंट है, विलंबित बिलिंग और गलत मीटरिंग के मुद्दे को हल करने के लिए नए कनेक्शनों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स होंगे। इसके अगले पॉइंट देखते हैं। सेवा की विश्वसनीयता, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के रूप में 24 घंटे और 7 दिन विद्युत आपूर्ति प्रदान करना। हालांकि कृषक जैसे उपभोक्ताओं को कुछ श्रेणियों के लिए आपूर्ति के कम घंटे निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। अगला पॉइंट है, उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति। एक उपभोक्ता विद्युत आपूर्ति न होने, आपूर्ति बाधित होने और बिजली आपूर्ति के मुद्दों को हल करने में अधिक समय लेने पर विद्युत वितरण कंपनियों जो डिस्कॉम्स हैं उनके द्वारा क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का दावा कर सकता है। अगला पॉइंट है, ऑनलाइन बिल भुगतान। 1000 रुपये या अधिक के बिल का ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करने के हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा और उपभोक्ताओं को डिजिटल रूप से भुगतान करने पर उन्हें भुगतान में कुछ छूट भी प्रदान की जाएगी। अगला पॉइंट है, विद्युत प्रोज्यूमर या पेशेवर। इलेक्ट्रिसिटी प्रोज्यूमर पेशेवर एक प्रक्रिया है जिसमें एक विद्युत उपभोक्ता भी एक आपूर्तिकर्ता बन जाता है। प्रारूप के अनुसार कोई भी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली जैसे घरों की छतों पर सौर पैनल, इनसे उत्पन्न विद्युत ऊर्जा को स्व उपयोग के बाद शेष जो विद्युत बचती है उसको आपूर्ति ग्रिड को कर सकता है और इस प्रकार आपूर्ति या बेची जाने वाली विद्युत का डिस्कॉम द्वारा की गई आपूर्ति में एडजस्टमेंट या समायोजन किया जाएगा। इसमें प्री के हिसाब से जो पॉइंट है वो है 1000 रुपये या उससे अधिक का बिल, और किसानों के लिए इसमें स्पेशल बात बताई गई है। किसानों के लिए वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा कूट आएगा जो प्री में, वो ये आएगा कि इससे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, अतिरिक्त जो उसके विद्युत बन रही है, क्या उसको बेच सकता है क्या, तो वो बेच सकता है। तो अगला पॉइंट ये हो गया। चलिए अगला करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। सूर्य में एक नया सौर चक्र यानी कि सोलर साइकिल आरंभ हुआ है। पहला पॉइंट है इसका, नासा और नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने नए सौर चक्र के बारे में अपनी भविष्यवाणी की घोषणा की है, जिसे सौर चक्र 25 सोलर साइकिल 25 नाम दिया गया है। यह दिसंबर 2019 में प्रारंभ हुआ था। इसका अगला पॉइंट देखते हैं। सूर्य विद्युत आवेशित गर्म गैस के एक विशाल पिंड की भांति है। इस आवेशित गैस की गति से एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र एक चक्र से गुजरता है जिसे सौर चक्र कहा जाता है। अगला पॉइंट है इसका, प्रत्येक 11 वर्ष उपरांत सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र पूर्णतया उलट जाता है। इसका अर्थ है कि सूर्य के उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों का परस्पर स्थान परिवर्तित हो जाता है। इसका अगला पॉइंट है, वैज्ञानिक सौर कलंकों या सन स्पॉट का उपयोग करके एक सौर चक्र को ट्रैक करते हैं। इसका अगला पॉइंट है, सौर कलंक सूर्य पर ऐसे क्षेत्र हैं जो सूर्य की सतह पर काले धब्बे की भांति दृष्टिगोचर होते हैं, क्योंकि ये आसपास के हिस्सों की तुलना में अपेक्षाकृत
अल्प गर्म होते हैं। सन स्पॉट या सौर चक्कर के बारे में आप अपनी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी रेफरेंस बुक में पढ़ सकते हैं, या नोट्स हो किसी कोचिंग के या आपने जहाँ भी पढ़े हों, अपनी जो अध्ययन सामग्री है उसके बारे में इसके वहाँ से पढ़ सकते हैं सौर चक्कर के बारे में। इसका अगला पॉइंट है, एक सौर चक्र के दौरान सूर्य पर विशाल विस्फोटों वाली गतिविधियों जैसे कि सौर ज्वाला और कोरोना मास इजेक्शन में वृद्धि हो जाती है। इसमें आया है आपके कोरोना मास इजेक्शन क्या है, वो थोड़ा ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, कोरोना मास इजेक्शन कोरोना की सतह से प्लाज्मा और सौर चुंबकीय क्षेत्र का निर्गमन होता है। सौर चक्र की शुरुआत तब होती है जब एक सौर न्यूनतम सोलर मिनिमम स्थिति होती है, अर्थात सूर्य में सबसे कम सौर कलंक होते हैं। समय के साथ साथ सौर गतिविधियों और सौर कलंकों की संख्या बढ़ जाती है। कृपया ध्यान दें, प्री में यह आएगा ये संख्या स्थिर रहती है, नहीं, सौर कलंकों की संख्या बढ़ या घट सकती है, तो स्थिर नहीं रहती है। तो अगर कूट आता है ऐसा तो ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, इन सौर विस्फोटों का रेडियो संचार, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस, कनेक्टिविटी, पावर ग्रिड्स और सैटेलाइट्स पर व्यापक प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। एक अगला पॉइंट हो गया आपका रेडियो संचार, इनको ये प्रभावित कर सकता है, जीपीएस वगैरह इनको प्रभावित कर सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या सौर कलंक जीपीएस को प्रभावित कर सकता है। डायरेक्ट जीपीएस ना दे करके पोजीशनिंग दे सकते हैं, उससे रिलेटेड दैनिक जीवन में रियल लाइफ में क्या काम आता है जीपीएस, उसका कोड बनाकर दे सकते हैं। जैसे आपकी रियल टाइम लोकेशन चेंज हो जाती है क्या इसमें सौर कलंक आते हैं तब, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए अगला करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। कलादान मल्टी मॉडल परियोजना, पहला पॉइंट है, यह उत्तर पूर्वी राज्यों और आसियान क्षेत्र को जोड़ने वाली भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी का एक भाग है। कलादान परियोजना कोलकाता को म्यांमार में रखाइन राज्य के सितवे बंदरगाह से जोड़ती है। म्यांमार में यह कलादान नदी के नौगमन मार्ग के माध्यम से सितवे बंदरगाह को चीन राज्य के प्लेटवा से जोड़ेगी और तत्पश्चात प्लेटवा से सड़क मार्ग द्वारा मिजोरम को जोड़ा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत